अब हम समझते हैं धातु कर्म के तीनों पदों को। सबसे पहला पद होता है अयस्क का सांद्रण, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अयस्क से अशुद्धि को दूर करते हैं। अयस्क के सांद्रण की निम्नलिखित विधियाँ है। सबसे पहली विधि हम देखने जा रहे हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का उपयोग कब किया जाता है कि जब अशुद्धियाँ जो होती है वो अयस्क की तुलना में काफ़ी हल्की होती है। अशुद्धियाँ वजन में अयस्क की तुलना में कैसी हो, हल्की, तथा अयस्क भारी हो, तब हम पानी की एक तीव्र धार अयस्क के ऊपर प्रवाहित करते हैं, जिससे सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। इस प्रकार अयस्क का सांद्रण किया जाता है और इस विधि का नाम है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। सेकेंड विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि का उपयोग कब किया जाता है कि हमारे अयस्क और अशुद्धि इन दोनों में से एक की प्रकृति चुंबकीय हो और दूसरे की अचुंबकीय। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि अयस्क की ही चुंबकीय होना चाहिए या अशुद्धि की ही चुंबकीय होना चाहिए, दोनों में से किसी एक की चुंबकीय प्रकृति होना चाहिए और दूसरे की अचुंबकीय प्रकृति होना चाहिए, तब हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, हम सबसे पहले अयस्क को पीस लेते हैं और अयस्क के चूर्ण को इस एक बेल्ट के ऊपर प्रवाहित करते हैं। तो होता क्या है कि इस बेल्ट के इस वाले कोने पर एक मैग्नेट लगी रहती है, चुंबक लगी हुई रहती है। तो यदि अयस्क की प्रकृति, माना अयस्क की प्रकृति अगर चुंबकीय है, तो इस चुंबक के प्रभाव से अयस्क इस चुंबक के पास आके गिर जाता है, और अगर अशुद्धि की प्रकृति अचुंबकीय है तो चुंबक से आकर्षित नहीं होगा, इसलिए वो दूर जाकर गिरेगा। इस प्रकार हम अयस्क से अशुद्धि को दूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक वंग स्टोन होता है, इस वंग स्टोन के अंदर वुल्फॉर्म नामक एक अशुद्धि उपस्थित होती है। वंग स्टोन जो होता है वो एक प्रकार का अयस्क होता है और वुल्फॉर्म इसके अंदर उपस्थित अशुद्धि होती है। इस वंग स्टोन से वुल्फॉर्म की अशुद्धि को दूर करने के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वुल्फॉर्म की जो अशुद्धि है इसकी प्रकृति चुंबकीय होती है और वंग स्टोन की प्रकृति जो होती है वो अचुंबकीय होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वुल्फॉर्म जो कि अशुद्धि है वो चुंबकीय प्रकृति रखता है और वंग स्टोन कौन सी प्रकृति रखता है? अचुंबकीय प्रकृति रखता है। एक और बात ध्यान रखिएगा, जो वंग स्टोन है इसके अंदर टिन धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? टिन धातु, अर्थात वंग स्टोन टिन धातु का एक अयस्क है। अब देखिएगा इस टॉपिक के ऊपर ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकते हैं। सबसे सिंपल ऑब्जेक्टिव ये बन जाएगा कि जब अयस्क या अशुद्धि दोनों में से एक की प्रकृति चुंबकीय और दूसरे की प्रकृति अचुंबकीय हो, तब अयस्क के सांद्रण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो हमारा जवाब होगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि वंग स्टोन के अंदर उपस्थित अशुद्धि का नाम बताइए। तो वंग स्टोन के अंदर वुल्फॉर्म की अशुद्धि उपस्थित रहती है। अगला ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि वुल्फॉर्म नामक अशुद्धि की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखिएगा चुंबकीय प्रकृति होती है और वंग स्टोन की प्रकृति अचुंबकीय होती है। वंग स्टोन के अंदर कौन सी धातु उपस्थित होती है? वंग स्टोन के अंदर टिन धातु उपस्थित होती है। अयस्क के सांद्रण की तीसरी विधि है झाग प्लावन विधि। इस विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। कौन से अयस्कों का? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, अर्थात ऐसे अयस्क जिसके पीछे सल्फर लगा होता है, जैसे एक जिंक का अयस्क है ZnS, कॉपर का अयस्क है Cu2S। इस प्रकार सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए हम झाग प्लावन विधि का उपयोग करते हैं। इसके बाद दो और विधियाँ आती है, द्रवण तथा निक्षालन। निक्षालन को इंग्लिश में लीचिंग भी कहते हैं। इनके बारे में सिर्फ आप यही याद रखिएगा कि ये दोनों अयस्क के सांद्रण की विधियाँ है। ये ऑब्जेक्टिव आपको सही जोड़ी में आ सकता है। सही जोड़ी में एक तरफ दिया हुआ रह सकता है अयस्क का सांद्रण और दूसरी तरफ आपको दे देंगे निक्षालन। तो आप निक्षालन को अयस्क के सांद्रण से मिला दीजिएगा। निक्षालन का इंग्लिश नाम लीचिंग भी है, ध्यान रखिएगा। तो ये थी अयस्क के सांद्रण की 5 प्रमुख विधियाँ। अब हम देखने जा रहे हैं
धातु कर्म का दूसरा चरण। धातु कर्म का दूसरा पद आता है धातु का निष्कर्षण और थर्ड आता है धातु का शोधन। अब इन दोनों पदों को समझने के लिए हम पर्टिकुलर एक एक धातु लेकर उनके अंदर की सारी प्रक्रिया देखेंगे। सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं एल्यूमिनियम धातु। देखिएगा, एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त करने के लिए हम बॉक्साइट अयस्क का चयन करते हैं। कौन से अयस्क का? बॉक्साइट अयस्क का। बॉक्साइट अयस्क जो है वो एल्यूमिनियम का सबसे फेमस अयस्क होता है। एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए हम इसी अयस्क का उपयोग करने जा रहे हैं। इसका फार्मूला होता है Al2O3.H2O। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस अयस्क का सांद्रण करते हैं, अर्थात इसके ऊपर या अंदर उपस्थित अशुद्धि को दूर करते हैं। तो इस बॉक्साइट अयस्क के सांद्रण के लिए बॉक्साइट अयस्क के सांद्रण के लिए इन तीन में से हम किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं। कौन कौन सी विधि? सबसे पहली विधि होती है हॉल की विधि, सेकंड विधि होती है बायर की विधि और थर्ड विधि होती है सरपेक की विधि। याद रखिएगा, हॉल, बायर या सरपेक, इन तीनों में से हम किसी भी एक विधि का उपयोग करके बॉक्साइट अयस्क का क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं। जब हम बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण करते हैं तो इसके अंदर से जो H2O होता है ये अलग हो जाता है और हमें Al2O3 प्राप्त होता है। अब याद रखिएगा, Al2O3 को अब हम बॉक्साइट नहीं कहेंगे, अब हम इसे कहेंगे एल्यूमिना। Al2O3 क्या कहलाएगा? एल्यूमिना। जब बॉक्साइट के अंदर की अशुद्धि दूर हो जाती है तो H2O बाहर हो जाता है और हमें Al2O3 प्राप्त होता है और Al2O3 को हम क्या नाम देंगे? एल्यूमिना। और ये भी यहाँ पे ये तीनों विधि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकते हैं। एक तरफ दे सकते हैं आपको बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण और दूसरी तरफ सही जोड़ी में इन तीनों में से किसी भी एक का नाम रहेगा। अब दूसरे पद में हम क्या करेंगे, हमें ये जो एल्यूमिना प्राप्त हुआ, इस एल्यूमिना में से हम एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करेंगे। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए हम वैद्युत अपचयन करते हैं। वैद्युत अपचयन की इस विधि का नाम है हॉल हेरोल्ड की विधि। याद रखिएगा, ऊपर हमने जो विधि पढ़ी थी वो सिर्फ हॉल की विधि थी और ये वाली विधि जो है वो हॉल हेरोल्ड की विधि है। क्या कर रहे हैं, अभी पहले पद से हमें जो एल्यूमिना प्राप्त हुआ है ना, उस एल्यूमिना में से हम एल्यूमिनियम धातु प्राप्त कर रहे हैं। उसके लिए हम करने वाले हैं वैद्युत अपचयन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी वैद्युत अपचयन होता है तो उसके लिए हमें कैथोड की भी आवश्यकता लगती है, एनोड की भी आवश्यकता लगती है तथा वैद्युत अपघट्य की भी आवश्यकता लगती है। तो आइए देखिए, इस हॉल हेरोल्ड की विधि में कैथोड, एनोड और वैद्युत अपघट्य कौन कौन है। इसमें सबसे पहले हम एक लेते हैं लोहे का पात्र। इस लोहे के पात्र में, ये हो गया हमारा पात्र, इस लोहे के पात्र में गैस कार्बन का एक अस्तर लगा होता है। किसका अस्तर लगा होता है? गैस कार्बन का। ये हो गया गैस कार्बन का अस्तर। ये जो गैस कार्बन का अस्तर आप देख रहे हो, ये गैस कार्बन का अस्तर ही कैथोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? कैथोड का कार्य करता है। याद रखिएगा, यही ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब ये जो आपने एक पात्र लिया है, इस पात्र के ऊपर ग्रेफाइट की छड़ें लटकी होती है कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से ग्रेफाइट की छड़ें लटकी होती है। किसकी छड़ें हैं ये? ग्रेफाइट की। ये जो ग्रेफाइट की छड़ें लटकी हुई है, ये ग्रेफाइट की छड़ें एनोड का कार्य करती है। आप कभी कंफ्यूज हो जाए तो याद रखिएगा, इनको आपने ऊपर लटका रखा है इसलिए आपको ये करेगी ए नोड। अब इसके अंदर हम एल्यूमिना डालते हैं Al2O3। अब एक समस्या है, हमारे पास समस्या ये है कि वैद्युत अपचयन कराने के लिए हमें इस एल्यूमिना को पिघलाना होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शुद्ध एल्यूमिना जो है वो 2050 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। शुद्ध एल्यूमिना 2050 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई।
कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। हम इस शुद्ध एल्यूमिना के अंदर डाल देते हैं क्रायोलाइट। क्या डाल देते हैं? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट की उपस्थिति से क्या होता है, ये क्रायोलाइट इस एल्यूमिना को 2050 के स्थान पे मात्र 870 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघला देता है। अर्थात क्रायोलाइट इस एल्यूमिना का जो गलनांक होता है उस गलनांक को कम कर देता है। इसके साथ ही साथ क्रायोलाइट जो होता है ये वैद्युत अपघट्य का भी कार्य करता है। ये जो क्रायोलाइट आप इसके अंदर डालने वाले हो, ये क्रायोलाइट वैद्युत अपघट्य का भी कार्य करता है। क्या थी सिचुएशन देखिएगा, शुद्ध एल्यूमिना 2050 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, किंतु जैसे ही आपने क्रायोलाइट डाला, क्रायोलाइट डालने के बाद ये एल्यूमिना अब 2050 की जगह पर 870 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलने लग गया। अर्थात क्रायोलाइट ने क्या किया, क्रायोलाइट ने एल्यूमिना का जो गलनांक था उस गलनांक को कम कर दिया। इसके साथ ही साथ क्रायोलाइट वैद्युत अपघट्य का भी कार्य करता है। अब जब आप पूरा वैद्युत अपचयन कर दोगे तो उसके बाद आपको अंत में एल्यूमिनियम धातु प्राप्त हो जाएगी। किंतु अंत में जो आपको एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होगी, इसके अंदर अभी भी अशुद्धियाँ उपस्थित होगी। तो इस एल्यूमिनियम की अशुद्धि को दूर करने के लिए तीसरे पद में हम करते हैं एल्यूमिनियम धातु का शोधन। एल्यूमिनियम धातु के शोधन की जो विधि का नाम है उसका नाम है हुप की विधि। किसकी विधि? हुप की विधि। ये बहुत फेमस ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिनियम धातु का शोधन कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है, तो एल्यूमिनियम धातु का शोधन जो है वो हुप की विधि के द्वारा किया जाता है। हुप की विधि से शोधन करने के बाद हमें शुद्ध एल्यूमिनियम धातु प्राप्त हो जाती है। तो ये था एल्यूमिनियम का धातु कर्म। इसी प्रकार आगे हम एक एक करके जो महत्वपूर्ण धातु हैं उनका धातु कर्म देखने जा रहे हैं। सेकंड हमारी धातु है कॉपर। कॉपर का जो सबसे फेमस अयस्क है वो है कॉपर पायराइटिस। कौन सा है? कॉपर पायराइटिस, जिसका फार्मूला है CuFeS2। अच्छा, याद रखिएगा एक ऑब्जेक्टिव इसके ऊपर ये भी आता है कि ऐसा कौन सा अयस्क है जिसके अंदर कॉपर धातु भी होती है और आयरन धातु भी होती है। तो हमारा आंसर होगा कॉपर पायराइटिस। किंतु इसमें कॉपर धातु मुख्य रूप से उपस्थित होती है, इसलिए इसे कॉपर धातु का अयस्क कहा जाता है। देखिएगा हम कॉपर पायराइटिस से कॉपर धातु कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहला चरण तो होता है हमारा अयस्क का सांद्रण। चूँकि ये वाला एक सल्फाइड अयस्क है, अब आप याद कीजिए सल्फाइड अयस्क को सांद्रित करने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते थे? 3rd नंबर वाली विधि, झाग प्लावन विधि। झाग प्लावन विधि, झाग प्लावन विधि के द्वारा हम इसका क्या कर लेंगे? सांद्रण कर लेंगे। उसके बाद 2nd नंबर पर इसका किया जाएगा भर्जन। 3rd नंबर पे इसका होगा प्रगलन। ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब यह आप याद रख लेना कि प्रगलन के बाद हमें Cu2S और FeS का एक मिश्रण प्राप्त होता है। किसका मिश्रण? Cu2S और FeS का मिश्रण प्राप्त होता है। इस Cu2S और FeS के मिश्रण को ही हम मेट कहते हैं, ये याद रखिएगा। Cu2S व FeS का मिश्रण क्या कहलाता है? Cu2S व FeS का मिश्रण मेट कहलाता है। इसके बाद इस मेट का हम करते हैं बेसेमरीकरण। बेसेमरीकरण, और इसके बेसेमरीकरण के फलस्वरूप हमें कॉपर धातु प्राप्त हो जाती है। फिर से देखिएगा शॉर्ट एंड स्वीट में कि कॉपर का सबसे एक मुख्य अयस्क लिया था हमने, कॉपर पायराइटिस। कॉपर पायराइटिस का सबसे पहले हमने किया सांद्रण। चूँकि ये सल्फाइड अयस्क है इसलिए इसका सांद्रण झाग प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। फिर इसका हम करते हैं भर्जन और प्रगलन, जो आपको याद नहीं रखना है। प्रगलन के बाद हमें Cu2S व FeS का मिश्रण प्राप्त होता है और इन दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाता है? मेट कहलाता है। मेट का हम करते हैं बेसेमरीकरण। बेसेमरीकरण के बाद हमें कॉपर धातु प्राप्त हो जाती है। किंतु ये जो हमें कॉपर धातु प्राप्त होती है इस पर काफ़ी सारे फफोले पड़े हुए रहते हैं, इसलिए इस कॉपर धातु को फफोलेदार तांबा भी कहा जाता है। फफोलेदार तांबा। इस फफोलेदार की मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको कि जब कॉपर धातु यहाँ प्राप्त होती है तब वो द्रव अवस्था में होती है।
और उसके अंदर SO2 गैस घुली हुई रहती है। अब आप जानते हो किसी भी द्रव के अंदर गैस आसानी से घुल सकती है, किंतु जैसे जैसे कॉपर धातु ठंडी होती है और ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लग जाती है, वैसे वैसे इसके अंदर जो SO2 गैस, सॉरी मैं CO2 बोल दिया था, इसके अंदर जो SO2 गैस उपस्थित होती है वो बाहर निकलने लगती है। तो जब इस कॉपर की सतह से SO2 गैस बाहर निकलती है तो इस कॉपर की सतह पर अनेक सारे फफोले पड़ जाते हैं, इसलिए इस प्रकार प्राप्त तांबे को हम फफोलेदार तांबा कहते हैं। और फफोले किस गैस के कारण पड़ते हैं? SO2 गैस के कारण। अब इस ये फफोलेदार जो तांबा होता है, इसके अंदर और अशुद्धि उपस्थित होती है। उस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम 5वें पद में इस फफोलेदार तांबे का करते हैं शोधन, और इसकी शोधन की विधि का नाम है पॉलिंग विधि। पॉलिंग विधि। पॉलिंग विधि में हम क्या करते हैं, जो हमारा तांबा होता है उसके अंदर उसको हम हरी लकड़ियों के डंडों के द्वारा घुमाते हैं। हरी लकड़ियों के डंडे के द्वारा। तो जब हम तांबे के अंदर हरी लकड़ियों के डंडे घुमाते हैं तो उसके अंदर उपस्थित अशुद्धि जो रहती है वो लकड़ियों के द्वारा अधिशोषित कर ली जाती है और हमारा तांबा शुद्ध हो जाता है। इस विधि का नाम है पॉलिंग विधि। अब इसके ऊपर जो मुख्य ऑब्जेक्टिव बनते हैं सुनिएगा कि बेसेमरीकरण के द्वारा हमें कौन सी धातु प्राप्त होती है। बेसेमरीकरण के द्वारा हमें कॉपर धातु प्राप्त होती है। बेसेमरीकरण के द्वारा हमें जो तांबा प्राप्त होता है उस तांबे को हम क्या कहते हैं? उसे हम फफोलेदार तांबा कहते हैं। फफोले कौन सी गैस के कारण पड़ते हैं? SO2 गैस के कारण पड़ते हैं। कॉपर धातु के शोधन की विधि का नाम पॉलिंग विधि। पॉलिंग विधि किसे कहते हैं? हरी लकड़ियों के डंडे को घुमाना, ये कहलाती है पॉलिंग विधि। और एक और सबसे मुख्य ऑब्जेक्टिव ये आ सकता है, Cu2S व FeS का मिश्रण क्या कहलाता है? मेट कहलाता है। थैंक यू। अभी हमने जो कॉपर धातु का धातु कर्म पढ़ा उसमें याद रखिएगा कि उसमें जो कॉपर धातु होती है वो स्वयं अपचायक का कार्य करती है। कॉपर धातु ही स्वयं किसका कार्य करती है? अपचायक का कार्य करती है। कॉपर के बाद तीसरी धातु आती है जिंक। जिंक के बारे में सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि ऊर्ध्वाधर रिटार्ड विधि के द्वारा जिंक धातु का निष्कर्षण किया जाता है। किस विधि के द्वारा हम जिंक धातु का निष्कर्षण करते हैं? ऊर्ध्वाधर रिटार्ड विधि। अब देखिएगा, अब हमने जो स्टार्टिंग में धातु कर्म के जो 3 पद देखे थे, पहला पद तो हमने देख लिया था, कौन सा? अयस्क का सांद्रण। उसके बाद हमने फिर तीनों धातुओं का अलग अलग धातु कर्म देखा। अब जो दूसरा पद है धातु का निष्कर्षण, उसको हम विस्तार से अब देखने जा रहे हैं। फिर से समझिएगा, धातु कर्म के जो 3 पद है, पहला अयस्क का सांद्रण, दूसरा धातु का निष्कर्षण और तीसरा धातु का शोधन। उसमें जो दूसरा पद है धातु का निष्कर्षण, उसको हम विस्तार से देखने जा रहे हैं। देखिएगा, किसी भी धातु का निष्कर्षण के लिए हम सबसे पहले जो अयस्क हमें प्राप्त हुआ है उस अयस्क का या तो निस्तापन करते हैं, निस्तापन, या फिर उसका भर्जन करते हैं। या तो हम उस अयस्क का या तो निस्तापन करते हैं या फिर भर्जन करते हैं। अब निस्तापन और भर्जन क्या है, इसको आप शॉर्ट एंड स्वीट समझिए कि जो निस्तापन जो होता है वो वायु की अनुपस्थिति में होता है, वायु की अनुपस्थिति में होता है, और भर्जन जो है ये वायु की उपस्थिति में होता है। और इन दोनों के ही द्वारा हम इस अयस्क को इसके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, अर्थात ऑक्सीकरण करते हैं। समझिएगा, निस्तापन या भर्जन का कार्य क्या है? निस्तापन या भर्जन का कार्य है ऑक्सीकरण करना। किसका? अयस्क का। इन दोनों में अंतर क्या है फिर? इन दोनों में अंतर ये है कि जो निस्तापन है वो वायु की अनुपस्थिति में होता है और जो भर्जन है वो वायु की उपस्थिति में होता है। एक लॉजिक ये बना सकते हैं, ये निस्तापन नी है तो यहाँ पर वायु नी है ये भर्जन है तो यहाँ भर भर के वायु प्रवाहित करना है। अब जो भी सल्फाइड अयस्क होते हैं,
सल्फाइड अयस्क का हमेशा भर्जन किया जाता है। आप देखिए अभी हमने कॉपर पाइराइटिस जो अयस्क था उसका भर्जन किया था, अर्थात सल्फाइड अयस्कों का क्या किया जाता है, भर्जन किया जाता है। और जो कार्बोनेट अयस्क रहते हैं, अर्थात ऐसे अयस्क जिसके पीछे CO3 आए, और जो हाइड्रेट अयस्क रहते हैं अर्थात जिसके पीछे H2O आए, उसका हमेशा निस्तापन किया जाता है। और सल्फाइड अयस्क का हमेशा भर्जन किया जाता है, याद रखिएगा। अयस्क का निस्तापन या भर्जन करने के बाद हम फिर दूसरे नंबर पर करते हैं अपचयन। क्या करते हैं, अपचयन। देखिएगा पहले तो हमने क्या किया, ऑक्सीकरण, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अपचयन। अयस्क का अपचयन करने के लिए हम प्रगलन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, प्रगलन। प्रगलन हम ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंदर हम उस अयस्क को या फिर किसी भी चीज़ को गलाते हैं। देखिए इसके नाम के पीछे ही गलन, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें गलन होता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है। प्रगलन के लिए जो सबसे फेमस भट्टी है वो भट्टी है हमारी वात्या भट्टी। वात्या भट्टी के अंदर अयस्क का क्या होता है, प्रगलन, अर्थात उसका क्या किया जाता है, अपचयन। क्यों, क्योंकि हमें क्या प्राप्त करना है, धातु प्राप्त करना है, धातु का निष्कर्षण करना है। वात्या भट्टी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, इसको अभी मैं विस्तार से नहीं पढ़ा रहा हूँ। वात्या भट्टी के बाद फिर एक और एक विधि आती है जिसके द्वारा प्रगलन किया जाता है, उस विधि का नाम है कार्बन अपचयन विधि। कौन सी विधि है, कार्बन अपचयन विधि। इसके बारे में कुछ हाइलाइट्स देखेंगे। कार्बन अपचयन विधि समझने से पहले हम कुछ टर्म्स समझेंगे। सबसे पहली टर्म है हमारी गैंग या अधात्री, हिंदी में इसे अधात्री कहते हैं। गैंग या अधात्री किसे कहते हैं, देखिएगा जो अयस्क होता है उस अयस्क के अंदर बहुत सारी बार ऐसी अगलनीय अशुद्धियाँ उपस्थित होती है कि जो कि भारी रूप से धोने से, भारी रूप से साफ करने से बिल्कुल भी अलग नहीं होती है। कौन सी अशुद्धियाँ, अगलनीय, जो कि अपचयन में भी गलती नहीं है। तो उस अयस्क के अंदर उपस्थित इस प्रकार की अगलनीय अशुद्धियों को ही कहा जाता है गैंग या अधात्री। अर्थात गैंग क्या है, एक प्रकार की अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि, अगलनीय। अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को ही क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। अब अगर इन गैंग को दूर करना है, अगर अब सपोज हमारे ये गैंग है, ये अयस्क के अंदर अशुद्धि उपस्थित थी, गैंग उपस्थित है, अब इन्हें दूर करना है, तो इनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बाहर से कोई पदार्थ मिलाते हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम बाहर से क्या करते हैं, कोई पदार्थ मिलाते हैं। वो किस लिए, कि ताकि ये गैंग दूर हो जाए। तो इन गैंग को दूर करने के लिए बाहर से हम जो पदार्थ मिलाते हैं, ये पदार्थ ही क्या कहलाते हैं, गालक कहलाते हैं। अब ये गैंग और ये गालक दोनों आपस में मिलकर, गैंग और गालक दोनों आपस में मिलकर बना लेते हैं धातुमल। क्या बना लेते हैं, धातुमल, जो कि अयस्क की ऊपरी सतह पर तैरता है और जिसे समय समय पर हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो ये तीन टर्म्स है, गैंग, गालक और धातुमल। गैंग किसे कहेंगे, इस अयस्क के अंदर ये जो अगलनीय अशुद्धियाँ उपस्थित होती है, जो कि गलती नहीं है, उन अगलनीय अशुद्धियों को कहा जाता है गैंग। इन गैंग को दूर करने के लिए हम बाहर से कोई पदार्थ मिलाते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, गालक कहलाते हैं। और ये गैंग और गालक आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, धातुमल का, जो कि ऊपरी सतह पर तैरता है और उसे हम समय समय पर अलग कर लेते हैं। अब जो गालक का जो चुनाव है वो इस गैंग की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। कैसे, कि अगर गैंग की प्रकृति अम्लीय है तो हमारा क्षारक जो गालक जो है वो क्षारीय होगा, और अगर गैंग की प्रकृति अगर क्षारीय है तो हमारा गालक जो होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। अभी अभी हमने जो कॉपर पाइराइटिस से कॉपर धातु का निष्कर्षण किया, उसके अंदर
SiO2 की अशुद्धियाँ उपस्थित होती है। इनको दूर करने के लिए हम FeO का उपयोग करते हैं और SiO2 और FeO मिलकर FeSiO3 नाम का एक धातुमल बनाती है। इसी प्रकार SiO2 की अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम CaO का भी उपयोग कर सकते हैं और ये दोनों आपस में मिलकर CaSiO3 सही जोड़ी में आपसे पूछ सकते हैं कि FeSiO3 एक तरफ दे देंगे और दूसरी तरफ दे देंगे धातुमल, तो आप समझ जाना FeSiO3 एक क्या है, धातुमल है। इसी प्रकार CaSiO3 भी क्या होता है, धातुमल होता है। या आपसे पूछ सकते हैं कि SI क्या होगा जब SiO2 FeO से अभिक्रिया करेगा, हमें FeSiO3 धातुमल प्राप्त होगा। कार्बन अपचयन विधि के अंदर बस यही सारी टर्म्स आती है, इसके अलावा हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब प्रगलन की जो तीसरी विधि का नाम था वो था गोल्ड स्मिथ की थर्माइट विधि। देखिएगा, ये जो गोल्ड स्मिथ की थर्माइट विधि है, इस विधि का उपयोग हम क्रोमियम और मैग्नीज के लिए करते हैं। मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज। आप शॉर्टकट में से याद रख सकते हैं, परमाणु क्रमांक 24 और परमाणु क्रमांक 25। इन क्रोमियम और मैग्नीज के निष्कर्षण के लिए हम गोल्ड स्मिथ की थर्माइट विधि का उपयोग करते हैं। और इस गोल्ड स्मिथ की थर्माइट विधि में एल्यूमिनियम धातु का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, एल्यूमिनियम धातु का। चाहे आप क्रोमियम का निष्कर्षण करें या मैग्नीज का निष्कर्षण करें, हमेशा किस धातु का उपयोग होगा, एल्यूमिनियम धातु का उपयोग होगा। यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि गोल्ड स्मिथ की थर्माइट विधि में किस धातु का उपयोग किया जाता है, हमारा जवाब होगा एल्यूमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है। और किस किस के निष्कर्षण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24 और मैग्नीज परमाणु क्रमांक 25, इनके निष्कर्षण के लिए हम गोल्ड स्मिथ की थर्माइट विधि का उपयोग करते हैं। देखिएगा, हमने क्या देखा, हमने देखा धातु का निष्कर्षण। धातु का जो निष्कर्षण होता है, अभी तक हमने एक पर्टिकुलर एल्यूमिनियम धातु को देखा था, कॉपर धातु को देखा था और फिर जिंक धातु को देखा था। पर अगर सभी धातु की एक साथ बात की जाए, सारे अयस्कों की एक साथ बात की जाए, तो उनके निष्कर्षण के लिए हम कुछ इस प्रोसेस का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो अयस्क उपस्थित होता है, उस अयस्क का या तो हम निस्तापन करते हैं या फिर भर्जन करते हैं। अच्छा, निस्तापन और भर्जन का उद्देश्य क्या होता है? निस्तापन और भर्जन का उद्देश्य होता है ऑक्सीकरण करना। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस ये होता है कि निस्तापन जो होता है वायु की अनुपस्थिति में होता है और भर्जन वायु की उपस्थिति में होता है। भर्जन किसका करते हैं? जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, जैसे कॉपर पाइराइटिस, तो उनके निष्कर्षण के लिए हम भर्जन का उपयोग करते हैं। और जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं या फिर हाइड्रेट अयस्क होते हैं, ऐसे अयस्कों के लिए हम निस्तापन का उपयोग करते हैं। ऑक्सीकरण करने के बाद अगले पद में हम करते हैं अपचयन। अपचयन के लिए हम उपयोग करते हैं प्रगलन का, और प्रगलन की ये 3 विधियाँ होती है। इस प्रकार हम धातु का क्या कर लेते हैं? निष्कर्षण कर लेते हैं। अब जब धातु प्राप्त हो जाती है तो फिर तीसरे पद में हम करते हैं धातु का शोधन। देखिए, धातु के शोधन की विधियों के नाम हम यहाँ देखेंगे। एल्यूमिनियम धातु, एल्यूमिनियम धातु का शोधन कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? हूप की विधि के द्वारा। कॉपर धातु, कॉपर धातु का शोधन किस विधि के द्वारा किया जाता है? पॉलिंग विधि के द्वारा। हरी लकड़ियों के डंडों के द्वारा घुमाना, पॉलिंग विधि। पॉलिंग विधि के द्वारा कॉपर धातु का शोधन किया जाता है। उसके बाद आती है निकिल धातु। निकिल धातु का शोधन मांड विधि के द्वारा किया जाता है। ये सबसे फेमस ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा कि निकिल धातु का शोधन कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? मांड विधि के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ही पूरा धातु कर्म होता है। अब देखिएगा, अब हम Fe अर्थात लोहे के प्रकारों के बारे में देखेंगे। लोहा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात। ढलवा लोहा जो है वो सबसे अशुद्ध लोहा है, अशुद्धों में सबसे अशुद्ध लोहा होता है। इसके विपरीत पिटवा लोहा जो होता है वो सबसे शुद्ध लोहा होता है। पिटवा लोहा जो होता है वो आघात वर्धनीय और तन्य भी होता है, अर्थात पिटवा लोहा को जब हम पीटते हैं तो ये टूटता नहीं है, फैल जाता है। इस कारण चद्दर वगैरह बनाने के लिए, लोहे की चद्दर बनाने के लिए हम पिटवा लोहे का उपयोग करते हैं। जबकि ढलवा लोहा भंगुर होता है, अर्थात जब हम इस लोहे को पीटते हैं तो ये चौड़ा होने की बजाय टूट जाता है।
तो जो ढलवा लोहा होता है वो सबसे अशुद्ध लोहा होता है, पीटवा लोहा सबसे शुद्ध लोहा होता है। और जो इस्पात होता है, जिसे इंग्लिश में हम स्टील बोलते हैं, वो इस लोहे की मिश्र धातु होती है। लोहे की क्या है? मिश्र धातु। कभी आपसे पूछ सकते हैं लोहे की एक मिश्र धातु का नाम लिखिए, तो आपका जवाब होगा स्टील अर्थात इस्पात। अच्छा, मिश्र धातु की बात निकली है तो मैं आपको बता दूं कि पीतल, जिसके बर्तन हमारे घर पर उपस्थित होते हैं, तांबा, पीतल और तांबा, सॉरी कांसा, पीतल और कांसा, ये दोनों तांबे की अर्थात कॉपर की मिश्र धातु है। लोहे की मिश्र धातु कौन सी है? इस्पात। और पीतल और कांसा दोनों किसकी मिश्र धातु है? तांबे की। इसके अलावा एक जर्मन सिल्वर होता है, जर्मन सिल्वर, वो जर्मन सिल्वर भी कॉपर की मिश्र धातु है। तो याद रखिएगा, कभी आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है, कांसा खालिस्तान धातु की मिश्र धातु है, तांबे की मिश्र धातु। जर्मन सिल्वर खालिस्तान धातु की मिश्र धातु है, तांबे की मिश्र धातु है। इस्पात खालिस्तान की मिश्र धातु है, लोहे की मिश्र धातु है। स्टील किसकी मिश्र धातु है? लोहे की। और स्टेनलेस स्टील भी लोहे की मिश्र धातु है। इसके अलावा एक और आता है ड्यूरेल्यूमिन, ड्यूरेल्यूमिन, ये एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है, याद रखिएगा। ड्यूरेल्यूमिन जो है वो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है। अभी देखिएगा कुछ यौगिक और उनके मार्केट के नाम, उनके व्यवहारिक नाम क्या है। देखिएगा, HgCl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड का जो व्यवहारिक नाम है वो है केलोमल, केलोमल। और HgCl मर्क्यूरिक क्लोराइड, उसका व्यापारिक नाम है कोरोसिव सब्लिमेट। अब दो चीज़ जहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक तो वो ये नहीं पहचान पाते कि कौन सा मर्क्यूरस है और कौन सा मर्क्यूरिक है। ये Cl यहाँ बस 2 लगाना रह गया था, Hg2Cl2, यहाँ पर Hg की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +1 और यहाँ Hg की ऑक्सीकरण संख्या +2। छोटी ऑक्सीकरण अवस्था के पीछे हमेशा अस लगता है और बड़ी के पीछे इक लगता है, इसलिए इसका नाम हो गया मर्क्यूरस और इसका हो गया मर्क्यूरिक। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग लॉजिक आपको देता हूँ। ये है मर्क्यूरस, तो ये है केलोमल, यहाँ पे भी पीछे कोई मात्रा नहीं, यहाँ पे भी पीछे कोई मात्रा नहीं, मर्क्यूरस, तो उसका नाम है केलोमल। इसी प्रकार देखिएगा कोरो मर्क्यूरिक, इक की मात्रा आ रही है, ये आ रही है कोरोसिव, यहाँ पे भी इक की मात्रा आ रही है, मर्क्यूरिक कोरोसिव। ओके, तो ये इनके व्यापारिक नाम थे। फिर है CuSO4.5H2 कॉपर सल्फेट। आपसे कॉपर सल्फेट का कभी फार्मूला पूछे तो मैक्सिमम बच्चे सिर्फ CuSO4 बताते हैं, इसका पूरा फार्मूला होता है CuSO4.5H2O, जिसे हम नीला थोथा भी कहते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जिसका व्यावहारिक नाम है लुनार कास्टिक। और AgCl सिल्वर क्लोराइड, जिसे हम हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। अच्छा, आप मुझे बिना देखे बताना, मर्क्यूरस क्लोराइड का नाम केलोमल, मर्क्यूरिक क्लोराइड का कोरोसिव सब्लिमेट, कॉपर सल्फेट का नीला थोथा, सिल्वर नाइट्रेट लुनार कास्टिक और सिल्वर क्लोराइड हॉर्न सिल्वर। एक और आता है ZNO, ZNO का नाम है फुल्सपार वुल, फुल्सपार वुल, ZNO। अब इसके बाद इस चैप्टर में जो सबसे IMP है वो है धातुओं के अयस्कों के नाम और उनके सूत्र। जितनी भी 4-5 धातुएं हैं उन धातुओं के अयस्कों के नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए तथा उनके सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। जो ज़्यादा टफ सूत्र हो उनको छोड़ देना, ऐसे सूत्र जो आपको लगे ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, उन सब के सूत्र आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब मैं आपसे जैसे कुछ एक एग्जाम्पल के द्वारा अयस्कों के नाम और उनकी धातु पूछता हूँ। जैसे आपसे पूछ सकता है कि बॉक्साइट खालिस्तान धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट कौन सी धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। केलेमाइन खालिस्तान धातु का अयस्क है, केलेमाइन कौन सी धातु का अयस्क है? जिंक धातु का अयस्क है। मेलेकाइट कौन सी धातु का अयस्क है? कॉपर धातु का अयस्क है। एजुराइट
खालिस्तान धातु का अयस्क है, कॉपर धातु का अयस्क है। कैल्कोपायराइटिस या कापर पायराइटिस किस धातु का अयस्क है, कापर धातु का अयस्क है। इस प्रकार आपसे खालिस्तान में अयस्कों के नाम और उनके सूत्र पूछ सकते हैं, इन्हें भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू। इसके अलावा इस चैप्टर 6 की जो प्रैक्टिस शीट आप लोगों को दी गई थी, उस प्रैक्टिस शीट की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बेहिचक किसी भी समय कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।